नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। आज के सारे प्रश्न जो रेलवे के मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट की वैकेंसी आई थी उसी से लिया गया है। उसमें टोटल आपके 50 प्रश्न लाइब्रेरी साइंस के थे। इसमें से 10-10 प्रश्न करके हमने लिया है। आज के 10 प्रश्न इस प्रकार हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्याकरण फर्स्ट ग्रामरियन किसे माना जाता है? तो ये WCB शेयर्स को माना जाता है। ये WCB शेयर्स जब 1924 में रंगनाथन लंदन गए थे तो उनके गुरु थे WCB शेयर्स। मेलविल डेवी DDC 1876, H. E. Bliss बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935, ऐसा रंगनाथन CC C CCC सब इत्यादि दिया है। व्याख्या हम देखते हैं। WCB शेयर्स देखिए, WCB शेयर्स को फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वर्गीकरण के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से ग्रामर की तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने वर्गीकरण को केवल पुस्तकों के क्रमबद्ध रखने की तकनीकी नहीं बल्कि एक सैद्धांतिक और दार्शनिक प्रणाली के रूप में समझाया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मैनुअल, ये कभी कभी पूछता है, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियन एंड बिब्लियोग्राफर और इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये दो इनकी फेमस बुक है। इन ग्रंथों को उन्होंने वर्गीकरण के नियमों और तत्वों को उसी प्रकार समझाया है जैसे व्याकरण के नियम भाषा को नियंत्रित करते हैं। WB शेयर्स फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसा रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में इनको देखा जाता है और पेसेट क्लासिफिकेशन मीन्स कोलन क्लासिफिकेशन के जनक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरल ज्ञान संगठन प्रणाली SKOS क्यों डिजाइन की गई है? सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिजाइंड क्यों डिजाइन किया गया है? तो ये आपका सिंपल SKOS सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये प्रोवाइड ए मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल वोकेबुलरी एंड स्कीम, नियंत्रित शब्दावली और योजनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मॉडल प्रदान किया गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। नियंत्रित शब्दावली और योजनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मॉडल प्रदान किया गया है। अब SKOS एक W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम मानक है जिसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि कंट्रोल वोकेबुलरी जैसे थिसारस वर्गीकरण योजनाएं विषय शब्दावली को वेब पर साझा और पुनः उपयोग किया जा सके। यह सेमेंटिक वेब और लिंक डाटा के संदर्भ में काम करता है। SKOS RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का उपयोग करता है ताकि शब्दों और उनके संबंधों को मशीन पठनीय रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड मॉडल फॉर एक्सप्रेसिंग इन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट फॉर कंसेप्ट स्कीम, अवधारणा योजनाओं की संरचना और सामग्री को व्यक्त करने के लिए एक मानक मॉडल प्रदान करना है। देखिए, चाहे आपका कोई क्लासिफिकेशन स्कीम आएगी, चाहे कोई कैटलॉग स्कीम आएगी, इसके लिए इन सब के लिए एक मानक प्रदान करता है SKOS सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। US मार्क और कनाडियन मार्क के सामंजस्य के परिणाम स्वरूप किसका उदय हुआ? US मार्क और कनाडियन मार्क के परिणाम, US मार्क प्लस कनाडियन मतलब कैन मार्क,
इन दोनों के संयोजन से मार्क 21 आया। मार्क 21 आया 1999 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, यूएस मार्क और कनाडियन मार्क दो अलग अलग मार्क प्रारूप थे जो अमेरिका और कनाडा में उपयोग किए जाते थे, जिन्हें एकीकृत करके एक नया मानक विकसित किया गया जिसे मार्क 21 कहा गया है। मार्क 21 को 1999 में पेश किया गया ताकि विभिन्न मार्क वर्जनों के बीच संगतता लाई जा सके। अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होने वाला प्रमुख मार्क प्रारूप है। अब देखते हैं ISO 2709। ये क्या है? ISO 2709 एक फाइल संरचना है जिसका उपयोग मार्क रिकॉर्ड को संग्रहित, स्टोर और साझा एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। देखते हैं ये MARPI क्या है? मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कमेटी। मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कमेटी फुल फॉर्म है MARBI। एक समिति है जो मार्क मानकों के विकास और रखरखाव में भूमिका निभाती है। यह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक उप समिति है। और ये देखते हैं ऑप्शन सी है मार्क टू कब आया? यूएस मार्क और कनाडियन मार्क के पूर्व में था, न कि उसके सामंजस्य के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रकाशित ISBD था। द फर्स्ट ISBD पब्लिश्ड वाज। तो सबसे पहले ISBD देखिए इफ्ला के द्वारा बनाया गया है। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इफ्ला के द्वारा है। पहला प्रकाशित था ISBD-M। ये है 1971 में प्रकाशित हुआ ISBD-M। चलिए व्याख्या देखते हैं। ISBD-M मतलब M मीन्स मोनोग्राफ पब्लिकेशन। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एक मानक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिब्लियोग्राफिक विवरणों को एक रूप बनाने के लिए विकसित किया गया था। इसे इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन द्वारा विकसित किया गया था। सबसे पहला ISBD जो प्रकाशित हुआ था वह है ISBD-M मोनोग्राफिक पब्लिकेशन 1971 में प्रकाशित हुआ था। यह पहला ISBD था जिसे प्रयोगात्मक रूप से विकसित किया गया था। बाद में अन्य विशिष्ट ISBD संस्करणों की नींव पड़ी। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ISBD-G मीन्स जनरल। ये जनरल कब आया? 1977 में प्रकाशित किया गया। जनरल 1977 में प्रकाशित किया गया। यह एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है जिसे अन्य सभी ISBD संस्करणों के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ISBD-S देखिए ISBD-S 1974 में आया है। S मीन्स सीरियल। ISBD-S को सीरियल प्रकाशनों जैसे पत्रिकाओं के लिए डिजाइन किया गया था। अब ISBD-CM क्या है? ISBD-CM ये है कार्टोग्राफिक मटेरियल जो 1974 में आया। यह विशेष रूप से मानचित्रों और अन्य भौगोलिक सामग्रियों के लिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार जीवनी को कहाँ वर्गीकृत किया जाना चाहिए? तो ये है ऑप्शन आपका बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ द बुक अल्फाबेटिकली बाय द ऑथर लास्ट नेम इन सेपरेट सेक्शन फॉर पर्सनल नैरेटिव द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ द पर्सन फीचर्स। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ द पर्सन फीचर्स। देखिए क्लासिफिकेशन का उद्देश्य होता है कि पुस्तक या सामग्री को उसके विषय सब्जेक्ट के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए ताकि उपयोगकर्ता उसे आसानी से खोज सके।
जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, इसलिए इसे उस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, विषय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगर किसी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी है तो उसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक विज्ञान से संबंधित थे, इसलिए इनकी जीवनी को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाएगा। किसी कलाकार की जीवनी को कला के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्गीकरण के मूल सिद्धांत हैं। वस्तु का विषय ही वर्गीकरण का आधार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर द आर्डर ऑफ मेन क्लास जनरेलिया इज डिफाइंड एज, मुख्य वर्गों के क्रम के तहत जनरेलिया को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनुपयुक्त विज्ञान और व्यवहारिक कलाओं से संबंधित पुस्तकें। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि जनरेलिया में किस प्रकार की बुक रखी जाती है। ठीक, तो बुक्स डीलिंग विथ अप्लाइड साइंस एंड प्रैक्टिकल आर्ट, ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ ऑल साइंस। तीसरा ऑप्शन है लिटरेचर डीलिंग विथ यूनिवर्सल हिस्ट्री। चौथा ऑप्शन है वर्क्स दैट कैन नॉट लॉजिकली बी असाइंड टू ए सिंगल क्लास, ऐसे कार्य जिन्हें तार्किक, यही ऑप्शन सही होगा, ऐसे कार्य जिन्हें तार्किक रूप से किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, उसको हम कहाँ रखते हैं? जनरेलिया में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें तार्किक रूप से किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, उसे जनरेलिया में रखा जाता है। जैसे जब आप क्लासिफिकेशन स्कीम DTC CC का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार की जनरेलिया में बुक रखी जाती है। एग्जाम्पल ऑफ जनरेलिया, तो इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ईयर बुक, जनरल बिब्लियोग्राफी इसमें रखा जाता है। बुक्स ऑन हाउ टू यूज ए लाइब्रेरी, इसको इसी में रखा जाएगा। दीज आर प्लेस इन द जनरेलिया क्लास बिकॉज दे सर्व जनरल पर्पज एंड आर नॉट कॉन्फाइंड टू वन सब्जेक्ट एरिया। जिसका एक सब्जेक्ट निश्चित नहीं रहता उसको हम क्या है? जनरेलिया में रखते हैं। अगला प्रश्न है, विषय निर्माण की कौन सी विधा बोल्डिंग के सामान्य कार्यप्रणाली के साथ बहुसंकर के समतुल्य है? ये बोल्डिंग किसी व्यक्ति का नाम है। बोल्डिंग मल्टी हाइब्रिड विथ कॉमन मेथडोलॉजी। Which mode of subject formation is equivalent to boldings? तो ये इनका ऑप्शन यहाँ डी सही है। आसवन विधा जहाँ विविध यौगिक विषयों से एक शुद्ध अनुशासन उभरता है। एक शुद्ध अनुशासन मतलब प्योर डिसिप्लिन उभरता है। डिस्टिलेशन मोड वेयर ए प्योर डिसिप्लिन इमर्ज फ्रॉम डाइवर्स कंपाउंड सब्जेक्ट। व्याख्या देखते हैं। पहले बोल्डिंग का सिद्धांत समझें। केनिथ बोल्डिंग ने मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन विषय निर्माण की विधाएं बताई हैं, जिसमें शामिल हैं आइसोलेशन मोड में क्या है? विषय अलग अलग और स्वतंत्र होते हैं। ये केनिथ बोल्डिंग बता रहे हैं। आइसोलेशन मोड में विषय अलग अलग और स्वतंत्र होते हैं। एग्रीगेशन मोड, इसमें विभिन्न असंबंधित विषय केवल एक साथ रखे जाते हैं, कोई साझा ढांचा नहीं होता। और फ्यूजियन या डिस्टिलेशन मोड, विभिन्न विषयों से तत्व लेकर एक नया शुद्ध विषय डिसिप्लिन बनता है। मल्टी हाइब्रिड विथ कॉमन मेथडोलॉजी, कई विषयों का मिश्रण लेकिन सामान्य कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं। मल्टी हाइब्रिड का मतलब क्या है? कई विषयों के तत्व मिलकर एक नया रूप बनता है जब, तो वहाँ
मल्टी हाइब्रिड होता है। कॉमन मेथोडोलॉजी दर्शाता है कि नया रूप एकीकृत और परिष्कृत पद्धति पर आधारित है। यह स्थिति डेस्टिलेशन आसवन जैसी होती है, जहां विभिन्न तत्व या स्रोतों से तत्व लेकर एक नया शुद्ध अनुशासन बनता है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बनता है, जबकि एग्रीगेशन में केवल विषय एक साथ रखे जाते हैं, कोई नया शुद्ध विषय नहीं बनता। तो आपका फाइनल आंसर है यही डिस्टिलेशन मोड, आसवन विधा, जहां विभिन्न विषयों से एक शुद्ध प्योर डिसिप्लिन उभरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान के अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ज्ञान के अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अमूर्त, अंतर्दयी और सतत। इंटेंजिबल, ट्रांसफरेबल एंड सस्टेनेबल। व्याख्या देखते हैं, ज्ञान एक अमूर्त संपत्ति है, इसे छुआ या सीधे देखा नहीं जा सकता, इसलिए यह अमूर्त है। इंटेंजिबल है, इसे छुआ और देखा नहीं जा सकता, इसलिए क्या है ये इंटेंजिबल, अमूर्त है। ठीक, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित ट्रांसफरेबल किया जा सकता है जैसे शिक्षा, संवाद या दस्तावेजों के माध्यम से। इसलिए साथ ही ज्ञान सतत मतलब सस्टेनेबल होता है, यह समय के साथ संरक्षित, विकसित और उपयोग किया जा सकता है बिना समाप्त हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन पठनीय संचार फॉर्मेट नहीं है? तो आपका यूनिमार्क है, यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटालॉग, ये तो है। ACR2 मार्क मशीन रीडेबल कैटालॉग, CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, तो यहाँ ACR2 नहीं है। ये यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटालॉग है और ये मशीन रीडेबल कैटालॉग है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। चलिए व्याख्या देखते हैं। यूनिमार्क, देखिए हर एक ऑप्शन की व्याख्या हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 यूनिमार्क। यूनिमार्क क्या है? यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटालॉग एक मशीन पठनीय संचार फॉर्मेट है जिसे इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि यूनिमार्क इसके द्वारा इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है। यह पुस्तकालयों के बीच बिब्लियोग्राफिक डेटा के आदान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ACR2 ये एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग रूल्स द्वितीय संस्करण पुस्तकालय सामग्री के वर्णन और प्रविष्टि के नियम प्रदान करता है। यह मशीन पठनीय फॉर्मेट नहीं है, बल्कि कैटालॉगिंग नियमावली है जो डेटा एंट्री के मानक तय करती है। यही ऑप्शन सही था। यह कैटालॉगिंग, देखिए यह कैटालॉगिंग नियमावली है जो डाटा एंट्री के मानक को तय करती है। मार्क क्या है? मशीन रीडेबल कैटालॉग जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ध्यान रखिएगा कि मार्क लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है? ये 1966-67 में। ठीक, यह डेटा एक्सचेंज के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। यह मशीन पठनीय फॉर्मेट है जिसे यूनेस्को ने सूचना, देखिए इसे किसने? यूनेस्को ने सूचना प्रणालियों के बीच बिब्लियोग्राफिक और तथ्यात्मक जानकारी के आदान प्रदान हेतु विकसित किया था। आपका देखिए CCF किसके द्वारा है? यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। पहला संस्करण आपका इसका 1984 में आया है, फर्स्ट। ठीक, और सेकंड कब आया? सेकंड आया है 1988 में और थर्ड आया है 1992 में। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वत्रिक दशमलव वर्गीकरण यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC
का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आपका यूडीसी का सर्वोत्तम वर्णन ए है, गणनात्मक और पक्षात्मक पद्धतियों की विशेषताओं को संयोजित करता है। बी है, वर्णानुक्रमित विषय व्यवस्था। सी है, केवल पूर्व समन्वित गणना। डी है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयुक्त किया जाता है। ये भी गलत होगा, ये केवल पूर्व समन्वित गणना नहीं, वर्णानुक्रमिक क्रमिक विषय व्यवस्था नहीं। यही ऑप्शन आपका सही है। गणनात्मक और पक्षात्मक पद्धतियों की विशेषताओं को संयोजित करता है। कंबाइंड द फीचर्स ऑफ इन्यूमरेटिव एंड स्पेक्चुअल मेथड। पिछली वीडियो में हमने बताया है इन्यूमरेटिव, इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट फेसेटेड। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जिसे सारे दो क्लासिफिकेशन पद्धति है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें हमने बताया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और RIC, और इसमें हमने बताया था DDC और SC, डिविडेशनल क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ऑलमोस्ट फेसेटेड में हमने बताया था BC और UDC। ठीक है, UDC। तो व्याख्या हम देखते हैं। गणनात्मक और पक्षात्मक पद्धतियों की विशेषताओं को संयोजित करता है। ये ऑप्शन सही है, UDC। देखिए, सार्वत्रिक UDC एक अंतर्राष्ट्रीय संश्लेषणात्मक मतलब सिंथेटिक और पक्षात्मक फेसेटेड वर्गीकरण प्रणाली है। इसे पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने लगभग 1895 में बेल्जियम में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के DDC के आधार पर बनाया गया है। 1895 में DDC के आधार पर बनाया गया है, हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा। देखिए, हेनरी लाफोंटेन को 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला है। हेनरी लाफोंटेन जी हैं, इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला है। यह प्रणाली ज्ञान को ऐसे व्यवस्थित करती है जिसमें गणनात्मक पद्धति इन्यूमरेटिव जहाँ विषय पहले सूचीबद्ध रहते हैं, स्पेक्चुअल या फेसेटेड जहाँ विभिन्न विषयों या पहलुओं को मिलाया जा सकता है। इन दोनों की विशेषताओं को यह कहा संयोजन किया गया। इन दोनों की विशेषताओं के संयोजन से UDC बना। चलिए, इसलिए कहा जाता है कि UDC एक संश्लेषणात्मक मतलब सिंथेटिक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन सिस्टम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए इतना ही।